नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। 2020 की तरह 2021 में भी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। भारत समेत पूरे विश्व में इस समय कोरोना की दूसरी लहर है, जिसके लिए तमाम सारे व्यक्तियों से, तमाम सारे सेलिब्रिटियों से आपने सुना होगा, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जो भी कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका कितना पालन हो रहा है? क्या वो लोग जो इनका निर्देश आपको दे रहे हैं वो अच्छे से इसका पालन करते हैं या नहीं? तमाम सारी अफवाहें हमारे देश में फैली हुई हैं। लेकिन आज के समय में कुछ शख्स ऐसे भी हैं जो ना सिर्फ अपने विचार विमर्श करते हैं, किसी के साथ अपनी एडवाइस देते हैं, बल्कि जो भी वो संदेश देते हैं उन पर ज़मीनी स्तर पर काम भी करते हैं। तो ऐसे ही कुछ शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको उनसे परिचय कराना चाहेंगे उनका। बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने इस सेवा भाव से ही जो इंसानियत होती है उसको हमेशा से दिखाते चले आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक उड़ान विकास सामाजिक संस्था एक संस्था है जो हमेशा समाज में जो कुरीतियां हैं, एक साथ तो कोई भी कुरीति समाप्त नहीं होती, लेकिन जो भी बुराइयां हैं समाज में, उनका हमेशा से उनका और उनकी टीम का यही रहता है, आश्वासन वो लोग देते नहीं हैं, ज़मीनी स्तर पर काम करके दिखाते हैं कि कैसे भी करके ये बुराई हमारे समाज से समाप्त हो। इसके लिए वो हमेशा प्रेरित रहते हैं। तो काफ़ी बड़ी कहानी है, लेकिन संक्षेप में हम आपको बताने जा रहे हैं। संजय सिंह, गांव अरदाया, ये शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। इंसान को ज़मीनी स्तर पर रहकर कैसे बुराइयों पर अच्छाई की जीत करनी चाहिए, ये आज हमको इस कोरोना महामारी के दौर में बताने वाले हैं। सर, बहुत बहुत नमस्कार, आप हमारे चैनल पर आए। नमस्कार ज्ञानू भाई, धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, आप हमारे पास आए। और सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का मेरी तरफ से भी स्वागत है। संजय जी, हम आपसे ये कंफर्म करना चाहेंगे कि आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? मैंने मेरी प्रारंभिक शिक्षा स्कूलिंग जयपुर से स्टार्ट की थी, और उसके बाद कुछ दिन के लिए मैं यहाँ अछनेरा में भी मैं 5वीं से लेकर के 8वीं तक यहाँ पे भी पढ़ाई की मैंने। फिर राजस्थान बोर्ड से मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन करवाया, तो मैंने चिकसाना से और भरतपुर से मैंने अपनी 12th स्टैंडर्ड की शिक्षा पूरी की। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए मैं अहमदाबाद चला गया, गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है। उसके बाद मैंने फिर जब मैं मास्टर्स के लिए MBA करने के लिए पुणे से मैंने MBA किया। अच्छा, शुरू से आपका क्या मोटिव था? MBA आपने की और आपने जॉब भी की, हमने सुना है। उसके बाद आप समाज के लिए, आपने समाज उत्थान के लिए आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। जबकि MBA जो इंसान या ज़्यादातर जो लोग MBA करते हैं, जाहिर सी बात है कि अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, एक अच्छे लेवल पर पहुंचते हैं। वो रास्ता एक अलग है, ये रास्ता एक अलग है। आपने ये रास्ता कैसे और क्यों चुना? ज्ञानू भाई, आप सही कह रहे हैं। मतलब मेरा जब MBA में कर रहा था, उसके बाद सीधा मेरा प्लेसमेंट हुआ, जिसमें ICICI सिक्योरिटीज़ मुंबई में मेरा प्लेसमेंट हुआ। उसके बाद मैंने वहाँ पे भी जॉब की, लगभग 1.5 पौने 2 साल मैंने जॉब किया ICICI में। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर हम लोग, पिताजी और माँ, मेरे पूरा जो परिवार है, पापा मेरे पहले से ही अहमदाबाद में जॉब करते थे, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो, तो वहाँ पे उनका जॉब था। तो हमने सोचा कि पूरा परिवार हमारा वहीं पे रहेगा तो सब एक साथ रहेंगे। तो फिर मैंने दूसरी बैंक में स्विच कर लिया, इंडसइंड बैंक में, अहमदाबाद में। वहाँ पे मैंने 2 साल लगभग जॉब किया। लेकिन जब भी मैं जॉब करता था या फिर स्कूल में पढ़ाई करता था, मेरे अंदर इतना तो रहता था कि अगर स्कूल में भी मैं पढ़ रहा हूँ तो कुछ मेरे साथी गण हैं, या मेरे स्टूडेंट्स हैं, या मेरे सहपाठी हैं, या मेरे जूनियर्स हैं, कि अगर इनकी कुछ मतलब मदद की जाए। क्योंकि वो परेशान रहते थे कहीं पे, जो हम जितना आसानी से हम लोग अपने कामों को कर लेते थे, उतनी आसानी से वो लोग नहीं कर पाते थे। क्योंकि हर किसी के पास या तो पैसे का अभाव है, या फिर सुविधाओं का अभाव है, या फिर उनके पास सोर्सेज नहीं है, पहुंच नहीं है उनकी। तो बस मेरा ये रहता था, कैसे भी करके अगर मैं समाज के कहीं भी काम आ जाऊं, जिन लोगों को अगर मतलब
ज़रूरत है मेरी, और अगर मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो बस मैं अपने आप को खुशनसीब समझूँगा। आप बता रहे हो कि आपका प्लेसमेंट हुआ, कितने समय तक आपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की और किस पोस्ट पे जॉब की? मैंने असिस्टेंट मैनेजर में लगभग 5 साल से ऊपर मैंने जॉब किया, और लास्ट मैंने जॉब आगरा ट्रांसफ़र लेके आ गया अहमदाबाद से। उसके बाद मेरा यहाँ से कर्नाटका ट्रांसफ़र कर दिया, तो फिर मुझे लगा कि अब शायद मुझे मेरा रास्ता बदल लेना चाहिए, और मैंने मेरे परिवार की सहमति के साथ और मैंने यहाँ पे समाज के साथ रहने का निर्णय ले लिया। आपने ये कदम उठाया, लेकिन एक आप अच्छी पोस्ट पर थे, अच्छी आपकी सैलरी भी थी असिस्टेंट मैनेजर की, जाहिर सी बात है कि 40-50,000 के लगभग सैलरी रहती है। जब आपने अपनी जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लिया, डिसाइड किया आपने, तो आपके घर वालों का उस समय क्या रिएक्शन था? देखिए, घर वालों का रिएक्शन तो यही था, आप सभी को पता है कि किसके माता पिता चाहेंगे कि उसका बेटा अगर जॉब कर रहा है तो वो अपनी जॉब छोड़ करके आए और घर पे आके बैठे। लेकिन फिर भी मेरे जो पिताजी हैं और मेरे मतलब मेरे जो घर के जो सदस्य हैं, उन लोगों ने मुझे यही बोला कि देखो, हम तो नहीं चाहते कि तुम जॉब छोड़ो, लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा डिसीजन है, आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे परमानेंटली समाज के लिए मतलब अवेलेबल रहना है या तैयार रहना है, या फिर समाज सेवा में आपको आना है या लोगों की मदद करनी है, तो जितनी हमसे मदद होगी हम आपकी मदद करेंगे। जैसे कि स्कूल टाइम से ही आप जनसेवा कर रहे हैं, उसके बाद कॉलेज टाइम भी रहा होगा, आपने लगभग 4-5 साल आपने जॉब भी की है, तो इस समय में जो भी आप फ्री टाइम में रहते थे, जनसेवा करते थे, लेकिन फाइनली आप कितने दिनों से अभी बिल्कुल जनसेवा में सक्रिय हैं? कितना समय हो गया आपको जॉब छोड़े हुए? देखिए, मैं वैसे आपको एक बताऊं, जनसेवा कुछ अलग से कोई टॉपिक नहीं है, जनसेवा कुछ अलग से एक उदाहरण नहीं है। जनसेवा तो वही है कि अगर मानो कि मेरे घर पर अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, और कोई पक्षी है या फिर कोई जानवर है या कोई इंसान है, उसको मेरी ज़रूरत है और मैं उस लायक हूँ, तो मैं उनके काम आ जाऊँ। मैं उस लायक हूँ, मेरे पास आज वो चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, या मेरी पॉकेट में 100 रुपये हैं, और किसी को अगर दवा लेने के लिए जाना है और उसके पास दवा के पैसे नहीं है, तो अगर मैं मेरे 50 रुपये उसको दे दूँ तो ये भी एक जनसेवा ही हुई। हाल ही में उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग ने काफ़ी समस्याओं से उन चुनावों को संपन्न कराया है। उसमें इस बार आपने अपनी ग्राम पंचायत से प्रधान पद की दावेदारी पेश की थी। तो चुनाव को लेकर आपका गांव का नज़रिया और समाज का नज़रिया, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? भाई, मैंने तो जब स्टार्टिंग की थी तो अपनी संस्था, हमारी 3 साल से संस्था तो काम कर ही रही थी, जिसमें हमारे गांव के करीबन 50 एक जो समाज सेवी समझ लो, या जिनकी सेवा का भाव है जिन लोगों के अंदर, वो काम कर रहे हैं। जैसे आपकी तरह जिनकी सोच है, ये कह सकते हैं। जिनकी सोच समाज के लिए कुछ करने की है, समाज के लिए अपना एक कंट्रीब्यूशन देने की है, समाज को आगे बढ़ाने की है, मदद करने की है, जिसमें कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ लोग बेचारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन अपना जितना समय वो दे सकते हैं संस्था को दे रहे हैं या समाज को दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैंने, आपको पता है कि मैंने विधानसभा से यहाँ पर बसपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया मैंने, क्योंकि जब मैं समाज सेवा करने के लिए आया हूँ तो उससे मुझे लोगों के साथ जुड़ाव भी तो रहना चाहिए, तभी तो मैं किसी की मदद कर पाऊँगा। इस वजह से मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे एक पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए या पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, जाके ताकि मुझे एक टीम भी मुझे साथ मिले, और बड़ी टीम मुझे मिले। तो मैं बसपा को भी सपोर्ट, बसपा पार्टी से इस समय विधानसभा उपाध्यक्ष भी हूँ, पिछले 3 साल से उसमें काम भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब चुनाव की आप बात कर रहे हो, चुनाव गांव के समाज को, गांव के युवाओं को लगा कि हम मतलब मुझे या मेरे परिवार में से किसी को चुनाव लड़ना चाहिए, तो मेरे पिताजी को उन लोगों ने बोला कि भाई इस बार आप चुनाव लड़ लो, क्योंकि लोग चाह रहे हैं। तो मेरी तो बिल्कुल, सच में बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल तैयार नहीं था चुनाव के लिए। मुझे पता था कि अभी मैं, ये भी नहीं पता है मुझे किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है, या क्या होता है, क्या रणनीति होती है, क्या नहीं होती है। बस मुझे तो जो भी मिल रहा है या लग रहा है, या जिन लोगों से मैं मिल रहा हूँ, मुझे तो सभी लोग अच्छे लग रहे हैं, और इसी प्रकार से गांव के सारे ही समाज ने, सारे ही वर्ग ने उसका मुझे प्रत्युत्तर भी दिया है। क्योंकि जैसा लोग बोल रहे हैं, अब हार और जीत तो देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन जो गाँव ने मुझे सपोर्ट दी है,
मैं उसके लिए गांव का पूर्ण रूप से आभारी हूं। गांव के युवाओं का, गांव के हर समाज का, हर वर्ग का मैं पूर्ण रूप से आभारी हूं कि उन्होंने अपनी बात को मतलब रखा कि हमने अगर किसी को बोला है कि तुम सही हो या तुम्हारे साथ हम हैं, तो उन्होंने अपनी ये बात पूर्ण की है मेरी नज़र में। अच्छा, जनमानस की सेवा करने के लिए यानी कि समाज सेवा करने के लिए क्या राजनीति में आना जरूरी है? इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ज्ञानू भाई, ऐसा तो नहीं है कि राजनीति में आना ज़रूरी है जनमानस की सेवा करने के लिए। उसके कई और माध्यम भी हो सकते हैं अगर आप चाहो। लेकिन अगर आप सच्ची भावना से या सच्चे अपने कर्मों से अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, तो अगर राजनीति में आ भी जाते हो तो उसमें भी कोई मतलब बुराई नहीं है। अगर जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि ये इंसान राजनीति में आ गया है, अरे अब तो देखो ये राजनेता बन गया, या फिर एक एक गलत इंसान बन गया, या इसकी सोच ऐसी है, खराब सोच है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, अगर आप जैसे लोग, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तो फिर ये बताइए कि फिर राजनीति तो फिर उन्हीं के जो गलत विचार या गलत प्रकार की राजनीति लोग कर रहे हैं, तो उनके हाथों में ही राजनीति रहेगी, समाज उनके हाथों में रहेगी। तो हाँ, अच्छे लोगों को समाज में आना भी ज़रूरी है ना। तो अगर राजनीति में आ रहे हो तो भावना आपकी अच्छी होनी चाहिए, समाज के लिए कुछ करने की भावना चाहिए, ना कि ये कि मैं बस समाज को धोखा दूं या समाज के बस समाज को कुछ समय के लिए अच्छा बन के दिखाऊं, कोशिश करूं, और जब समाज ने उनको कहीं पे पहुंचा दे, सम्मान दे दे, उसके बाद समाज से उन्हें कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए मेरी नज़र में। ग्राम पंचायत चुनाव का परिणाम भी आ गया, क्या रहा उसमें, क्या रिजल्ट रहा? देखिए, ग्राम पंचायत हो या जिला पंचायत हो या बीडीसी हो या सदस्य हो, अभी हाल ही में आपको पता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ही संपूर्ण हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो परिणाम तो देखिए, जनता ने जो निर्णय लिया है या समाज ने जो निर्णय लिया है, या फिर जो भी नवनिर्वाचित प्रधान या जिला पंचायत बीडीसी जो लोग हुए हैं, मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि वो अब जब जनता ने उनको जिता दिया है, तो वो जनता के विश्वास पर खरे उतरें और जो जनता की या समाज की जो समस्याएं हैं उनको पूर्ण करें। खासकर अगर मैं इस विषय में चर्चा करूं, तो चलिए मैं फ़िलहाल अपने गांव की ही बात कर लेता हूं। हमारे गांव के अंदर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा ही बड़ी समस्या है। हमारे गांव में पानी की टंकी होते हुए भी घर घर तक अभी पानी नहीं पहुंच रहा है, और पानी की टंकी को मेरे अंदाजन 10 साल से ऊपर हो गया लगभग। लेकिन फिर भी हमारे गांव का दुर्भाग्य है कि हमारे गांव की जो महिलाएं हैं उनको पानी के लिए परेशान होना पड़ता है, और जब महिलाओं को परेशान होना पड़ता है तो कभी कभी तो पुरुषों को भी परेशान होना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, जब घर में नहाने धोने के लिए या उनकी डेली दिनचर्या के लिए पानी नहीं है तो उनको भी परेशान होना पड़ता है। तो और खासकर महिलाओं को परेशान होना पड़ता है क्योंकि उनको वो लेके आना पड़ता है, क्योंकि सबको पता है कि घर का जो गृहिणी है वही अपना कार्य करती हैं। तो पानी की समस्या को पूर्ण करें। एक हमारे गांव के जो शमशान घाट हैं उनकी समस्याओं को पूर्ण करें। उसके बाद धीरे धीरे जो जहाँ पे जितनी भी नालियाँ हैं, जहाँ पे लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही है, उनको पूर्ण करें। भले ही किसी ने उनको सपोर्ट किया है कि नहीं किया है, किसी भी गांव के प्रधान हो या किसी भी यहाँ क्षेत्र पंचायत के जिला पंचायत हो या फिर बीडीसी हो, तो मेरा बस नवनिर्वाचित प्रधानों से और उन सभी लोगों से यही निवेदन है कि जनता ने उनको जिताया है, जनता के विश्वास पर वो खरे उतरें, ताकि जो एक समाज में भ्रांति चली आ रही है कि जो भी जो प्रधान हो रहे हैं या बीडीसी हो रहे हैं या फिर एमएलए हो रहा है या एमपी हो रहा है, वो जनता के लिए नहीं होते हैं, वो खुद के लिए होते हैं। कभी समाज के लिए या जनता के लिए कोई कुछ नहीं करता। जब तक नहीं होते हैं तब तक उनके घर घर जा कर के और उनको ऐसा दिखाते हैं कि भाई हम कितने अच्छे इंसान हैं, लेकिन होने के बाद हमारे मतलब समाज तो बोलती है कि वो दिखे ही नहीं हमें। 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, मैंने तो कभी देखा भी नहीं। तो ऐसा न करें। मेरा हाथ जोड़ करके सभी नवनिर्वाचित प्रधानों से, जिला पंचायतों से और बीडीसीओं सभी से निवेदन है कि जनता के विश्वास को न तोड़ें। जैसे कि हमारी टीम ने आपसे संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट कलेक्ट किए हैं जिनके बारे में मैं अब आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे ही आप अपनी जो आप जॉब कर रहे थे, जॉब आपने छोड़ दी, आपने बताया कि जॉब छोड़ने के दौरान जब आपने ये डिसीजन लिया कि अब आपको जॉब नहीं करनी है यहाँ से आगे, अब आप अपने लाइन चेंज की, उसके बाद आपके घर वालों का क्या डिसीजन रहा, आपका क्या डिसीजन रहा, वो एक दौर पुराना था। लेकिन रिसेंटली आप 3-4 साल से आप सक्रिय हैं समाज सेवा में। उस दरमियान आप समाज में एक सामाजिक भाव लेकर लोगों की मदद करने के लिए जाते थे, तो कुछ लोग ये सोचते थे कि ये लड़का आगे एक चुनाव लड़ने की इच्छा से यहाँ पर आया है, और वो कहीं ना कहीं उन लोगों का कहना
गलत भी नहीं था, क्योंकि आपने इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी भी पेश की थी। हार जीत ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो अभी आपने बताया। अब यहाँ से आगे आपका ये जो जनमानस की सेवा करना, समाज सेवा करना, जो एक इंसानियत के खातिर हर एक इंसान को करनी चाहिए, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। हर एक इंसान को करनी चाहिए, जो जिस लेवल पर है, जिस लायक है, उसके अकॉर्डिंग वो जैसे भी समाज की सेवा कर सकता है। समाज सेवा के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, तो वो हर प्रकार से हर कोई करे, हम भी ये चाहते हैं। अब यहाँ से आगे आपका क्या रहेगा? ये सामाजिक जो भाव हैं आपके, ये बरकरार रहेंगे या क्या रहेगा? देखिए ज्ञानू भाई, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं ये करूँगा या वो करूँगा। ये मैं वादे मुझे करना मतलब इतना उचित नहीं लगता है, नहीं मैं वादे करता हूँ। लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ कि जिस लायक मैं हूँ, जिस समय जिस लायक या जिस परिस्थिति में मैं हूँ, और जब भी मेरी अगर मुझे लगेगा कि अगर कोई मेरे पास आएगा भी नहीं और मुझे लग रहा है कि शायद मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए, तो मैं पहले से भी पहुँचता आया हूँ वहाँ पे और पहुँचूँगा। और आगे भी जैसे मेरी मेरी संस्था के माध्यम से या मेरी पार्टी के माध्यम से, जिस प्रकार या मेरी टीम के माध्यम से जो जो हमारे आगे के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हम प्रोसेस हमारी जो चलती आ रही थी, बीच में कुछ समय के लिए अभी ब्रेक लग गया था, ये चुनाव आ गए थे बीच में, फिर कुछ समय से कोरोना भी चल रहा है, तो ज़्यादा हम चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो जो हमारी चीज़ें चल रही थी वैसे ही आगे चलती रहेंगी, और उनको हम बड़ा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम उस पर काम कर रही है, और हम सब लोग उस पर आगे विचार कर रहे हैं कि हमें कैसे इसको आगे ले जाना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब तक ही हमने काम किया और यहाँ से आगे किसी को मतलब सारी समस्याएं पूर्ण हो गई हैं। समस्याएं तो हैं और समस्याएं चलती रहेंगी, लेकिन हमारा बस यही उद्देश्य है कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दें, एक ऐसी चेन क्रिएट कर दें, जिससे कि अगर हम हों या ना हों, लेकिन लोगों की जो परेशानियां हैं उनका निराकरण उनको मिलता रहे और उनका निराकरण होता रहे। जो हमारे देश में वर्तमान स्थिति में जो हालात हैं, बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थितियां हैं इस समय हमारे देश में। देश का प्रत्येक नागरिक एक बहुत बड़ी समस्या से इस समय जूझ रहा है। जो लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, वो हम भी ये चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही रहें। एक ये खराब दौर है, कुछ पल की बात है, कुछ पल का समय है, ये वो निकल जाएगा। तो इस महामारी के दौर में लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? कैसे इससे बचाव हो? हालांकि बचाव तो इसका यही है कि आप अपने घर पर रहें, लेकिन आपके क्या विचार हैं? अंतिम सवाल। ज्ञानू भाई, मैं इसका तो जवाब आप मैं चाह रहा था कि शायद आप मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप नहीं भी करते तो मैं ये जवाब आपको ज़रूर देता इसका। देखिए, महामारी चल रही है, हम सभी को पता है कि पिछली साल भी पूरा विश्व कितना परेशान रहा है, और हम सब लोग भी परेशान रहे थे उसके साथ, विश्व के साथ साथ लॉकडाउन रहा, कितने मज़दूर वहाँ से पलायन किए, उनको भूख से और कोई बीमारी से, कोई चल चल के परेशान रहा, कितनी मौतें हुई देश के अंदर। और सरकार ने भी जितनी उनसे बनी कोशिश की, मैं कि ऐसा नहीं कहूँगा कि ब्लेम करूँगा, भले ही उन सरकार अच्छा नहीं कर पाई वो एक अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार सरकार पे हुआ उन्होंने किया, अगर सरकार इससे अच्छा कर सकती थी अगर चाहती थी, पहले से तैयार होती। और फिर अभी भी सरकार को पता है कि महामारी अभी हम ख़त्म नहीं हुई है, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे सरकार अगर पहले से तैयारी रखती अपनी खुद की कि भाई अगर ये परिस्थितियाँ अब आगे आएंगी तो हमें क्या करना है। क्योंकि जो सुनने में आ रहा है, आप देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, आप खुद न्यूज़ एंकर हो और न्यूज़पेपर्स में देख रहे हो, टीवी चैनल्स पे देख रहे हो कि पहले से ज़्यादा तीव्र गति से ये जो कोरोना है अटैक कर रहा है और लोग मर रहे हैं, और ये बीमारी जो फैल रही है। तो मेरा खासकर, चलो शहरों में जो रह रहे हैं वो कहीं तक अब बहुत बचाव कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन मेरा खासकर ग्रामीण जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि हम लोग इसको जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। अगर एक बार को अगर ये चीज़ें फैलनी शुरू हो जाएंगी तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। और आप सभी को पता है कि सरकार भी अभी सारी सुविधाएं देने में असमर्थ है। वो बताना, बोलना न्यूज़ में कि हम लोग ये बेड उपलब्ध करा रहे हैं, या फिर ये दवाइयाँ हमारे पास सभी सही मात्रा में हैं, या फिर हम टीके लगवा रहे हैं, लेकिन सरकार भी पूर्ण रूप से जो सपोर्ट होनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, नहीं मिल पा रही हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। तो मेरा सभी दर्शकों से बस यही निवेदन है कि कोरोना महामारी से सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें।